डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान, बीएससी द्वितीय वर्ष गति विज्ञान की इस कक्षा में आज हम प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहीय गति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहीय गति हेतु केपलर के नियम। फर्स्ट लॉ इज the orbit of each planet is an ellipse having the sun in one of its foci। सौर परिवार के सभी ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं जिनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। सेकेंड लॉ इज द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्विप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम, दैट इज the rate of description of the area is constant। मतलब सूर्य से ग्रह तक खींची हुई ध्रुवांतर रेखाओं की गति द्वारा ग्रह कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है। थर्ड लॉ इज द स्क्वायर्स ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर elliptic orbits and hence also to the cubes of the mean distances from the sun। प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है तथा फलतः सूर्य से माध्य दूरी का घन होता है। नेक्स्ट इज डिडक्शंस फ्रॉम केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ से हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लॉ से हमारा जो डिडक्शन है वो है द एक्सेलरेशन ऑफ ईच प्लैनेट टुवर्ड्स द सन वेराइज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब पहला जो लॉ था वो ये कहता है कि प्लैनेट की जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेंट्रल ऑर्बिट एलिप्स हो तो उस केस में सेंट्रल फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनेट टू 1/r² होगा। तो यहाँ से इसलिए प्रथम लॉ से हमारे पास ये डिडक्शन आता है कि जो सन है एक्सेलरेशन है हर प्लैनेट का वो प्रोपोर्शनेट टू 1/r² होता है। तो यहाँ पर एलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से p इज़ प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। सेकेंड लॉ से हमारे पास है कि द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, सो ड्यू टू दैट r² theta dot is equal to constant and we know that r² theta dot is equal to h। तो सेकेंड लॉ से हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d/dt ऑफ r² थीटा डॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी कांस्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी और मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स 1/r, वी गेट 1/r d/dt ऑफ r² थीटा डॉट इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, सो दिस मीन्स transverse acceleration of a planet is 0। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मीन्स अनुप्रस्थ त्वरण, तो प्लैनेट का अनुप्रस्थ त्वरण 0 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि एवरी प्लैनेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन, अर्थात सूर्य से ग्रह का अनुप्रस्थ त्वरण 0 होता है, अतः प्रत्येक ग्रह केवल अरीय त्वरण के कारण सूर्य की ओर आकर्षित रहता है। देन थर्ड लॉ इज बाय थर्ड लॉ पीरियोडिक टाइम हमारे पास है पीरियोडिक टाइम t इज इक्वल टू 2π/√μ a⁵/2। चूँकि प्लैनेट की सेंट्रल ऑर्बिट एलिप्टिकल है और हम ये पढ़ चुके हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो पीरियोडिक टाइम होता है वो t इज इक्वल टू 2π/√μ a⁵3/2 होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं t² इज इक्वल टू 4π² इंटू a³। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि t² इज प्रोपोर्शनेट टू a³, मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती है, तो हमने उसी को लिखा है t² इज प्रोपोर्शनेट टू a³। अब जब हम एक नंबर इक्वेशन और इसकी तुलना करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि 4π² इज कांस्टेंट फॉर एवरी प्लैनेट। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू इज कांस्टेंट फॉर एवरी प्लैनेट, अर्थात
विभिन्न ग्रहों पर सूर्य का आकर्षण बल उन ग्रहों की संहति के समानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन ऑन वेरियस प्लैनेट्स इज प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ दोज प्लैनेट्स। तो ये थे केप्लर्स लॉ और डिडक्शन ऑफ केप्लर्स लॉ। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट राउंड द सन इज 1/60. Show that the Earth's distance from the Sun exceeds the length of the semi-major axis of the orbit during about 2 days more than half the year. अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 1/60 है। सिद्ध कीजिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई से अर्धवर्ष में लगभग 2 दिन ज़्यादा होती है। अब हमें यहाँ एसेंट्रिसिटी 1/60 दे रखी है और मान लेते हैं कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। एस और एच दो उसके फोकस हैं। एस पर सन है, ए डैश मेजर एक्सिस है सेंट्रल ऑर्बिट की और बी डैश माइनर एक्सिस है। तो जो डिस्टेंस एस बी है वो हम निकाल लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं फोकस के ए 0 और बी जो माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 बी। तो जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास है √(a²e² प्लस b²। b² जो होता है वो a² इंटू 1 - e² होता है एलिप्स के लिए। तो b² की वैल्यू रखने पर हमारे पास एस बी की वैल्यू आती है a। इसका मतलब S से B की दूरी है a। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब जो पृथ्वी की दूरी है वो सूर्य से a से ज़्यादा हो, यानी अगर पृथ्वी B बिंदु पर है तो उसकी सूर्य से दूरी a है। तो जैसे ही पृथ्वी B पॉइंट को क्रॉस करेगी, पृथ्वी इस तरह चक्कर लगा रही है इस ऑर्बिट पे, तो जैसे ही पृथ्वी B पॉइंट को क्रॉस करेगी उसकी दूरी सूर्य से a से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें ये ज्ञात करना है कि पृथ्वी की दूरी सूर्य से a से ज़्यादा होगी कब तक? 2 वर्ष आधा वर्ष और 2 दिन, लगभग 2 दिन। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि S से B की दूरी a है, तो पृथ्वी B से क्रॉस करके वापस B डैश तक आएगी, यानी इस सेमी एलिप्टिकल ऑर्बिट तक चलते हुए उसकी जो दूरी होगी सूर्य से वो a से ज़्यादा होगी। चूँकि किसी चाप को तय करने का समय उसके त्रिज्य खंडीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है रिक्वायर्ड टाइम अपॉन 1 ईयर इज इक्वल टू एरिया। रिक्वायर्ड टाइम मीन्स B से B डैश तक का टाइम हमें निकालना है। तो B P यहाँ से S से शुरू होंगे, सूर्य से दूरी लेनी है, तो S B P A डैश B डैश S और 1 ईयर का मतलब एरिया ऑफ एलिप्स। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया रिक्वायर्ड टाइम अपॉन 1 ईयर एरिया एस बी पी ए डैश बी डैश एस अपॉन एरिया ऑफ एलिप्स। अब एस बी पी ए डैश बी डैश एस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो एरिया ऑफ एस हाफ ये ले लेते हैं, बी पी ए डैश बी मतलब हाफ इलिप्स, और दूसरा पार्ट हो जाएगा एस बी डैश ये ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने लिखा एरिया बी पी ए डैश बी प्लस एरिया ट्राइंगल बी डैश एस। अब ये हाफ इलिप्स है, इसलिए हाफ इलिप्स का एरिया हो गया, हाफ इलिप्स का एरिया हो गया पाई ए बी। और ये 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें हमारे पास O से S की दूरी है ए और O से B की दूरी है B। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, और चूंकि ये 2 ट्राइंगल्स हुए इसलिए इंटू 2, और नीचे है एरिया ऑफ इलिप्स तो पाई ए बी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ प्लस E बाय पाई था, और E का वैल्यू हमें 1/60 दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/60 पाई। सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू हाफ प्लस 1/60 पाई इंटू 1 ईयर। 1 ईयर के डेज, 1 ईयर को हम डेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास है 365 एंड 1/4। तो ये हो गया हाफ इंटू 1 ईयर,
प्लस 1/65 इंटू 365 इंटू 1/4, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 2 डेज़ के लगभग आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम आया हाफ ईयर प्लस 2 डेज़, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ v1 and v2 आर वेलोसिटीज ऑफ ए प्लैनेट when it is respectively nearest and farthest from the sun, prove that 1 minus e into v1 is equal to 1 plus e into v2। मतलब यदि v1 तथा v2 किसी ग्रह के उस समय के वेग हों जबकि वह सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरियों पर हो, तो सिद्ध कीजिए 1 minus e into v1 is equal to 1 plus e into v2। तो ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है प्लैनेट के लिए, और मान लेते हैं कि जो सन है वो इस फोकस S पर है, तो जो A पॉइंट होगा वो नियरेस्ट होगा और जो A' पॉइंट होगा वो फारदेस्ट होगा। तो नियरेस्ट पे हमें v1 वेलोसिटी दे रखी है और फारदेस्ट पे हमें v2 वेलोसिटी दे रखी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है वेलोसिटी के लिए, v इज इक्वल टू h/p। तो ये फार्मूला यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो v1 के लिए हो जाएगा h/sa, p की वैल्यू यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, और ऐसे की वैल्यू हो गई हमारे पास a माइनस ए, क्योंकि OA डिस्टेंस है a और OS डिस्टेंस है AE, तो ऐसे डिस्टेंस हुई a माइनस ए। तो v1 की वैल्यू हुई h/a माइनस ए। सिमिलरली A' पॉइंट के लिए v2 इज इक्वल टू h/sa' और sa' इज इक्वल टू a प्लस ए। तो हमारे पास v2 की वैल्यू हुई h/a प्लस ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास sa' मीन्स OA' प्लस OS, OA' है a और OS है AE। तो हमारे पास ये v1 और v2 की वैल्यूज़ आ गई, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है v1/v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e/1 माइनस ई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए प्लैनेट describes an ellipse about the sun as focus. Prove that its velocity at the end of the minor axis is the geometric mean between its velocities at the ends of any diameter। मतलब एक ग्रह नाभि पर स्थित सूर्य के परिध एक दीर्घवृत्त बनाता है, सिद्ध कीजिए कि लघु अक्ष के एक सिरे पर इसका वेग किसी भी व्यास के सिरों के वेग का गुणोत्तर माध्य होता है। तो मान लेते हैं ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है किसी प्लैनेट की, और S और H दो फोकस हैं इलिप्स के, और S पर सन है। तो एक बार फिर S से B की दूरी, B मतलब माइनर एक्सिस का पॉइंट है ये, तो S B की दूरी के लिए हमारे पास फिर वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जब हम लगाएंगे तो हमें एस भी प्राप्त होगा a, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब डायामीटर मान लेते हैं कोई PQ, और S को P से मिला देते हैं, इसी तरह H को Q से मिला देते हैं, PQ मिला देते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं OSP एंड OHQ। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि OS इज इक्वल टू OH, क्योंकि फोकस की दूरी केंद्र से बराबर होती है। इसी तरह OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि डायामीटर है तो OP और OQ बराबर होंगे। और ये जो दो कोण हैं एंगल POS और एंगल HOQ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, और इसलिए हमारे पास इससे हमें प्राप्त होगा SP इज इक्वल टू QH। ये भुजा SP और ये भुजा QH हम इसमें बराबर होंगे। तो SP प्लस SQ की वैल्यू हो जाएगी, SP की जगह हम HQ लिख रहे हैं और SQ एज इट इज़, तो SP प्लस SQ इज इक्वल टू HQ प्लस SQ इज इक्वल टू 2a। ये फोकल प्रॉपर्टी इलिप्स की है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब माइनर एक्सिस पे हमें वेलोसिटी निकालनी, तो मान लेते हैं कि B पॉइंट, माइनर एक्सिस का एक सिरा हम B मान लेते हैं, और कैपिटल V जो है वो इस B पॉइंट पर वेलोसिटी है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करें, तो फॉर्मूला है हमारे पास
वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 2/r माइनस 1/a। अब यहाँ r की वैल्यू हुई s से b की दूरी, और s से b की दूरी हम समीकरण नंबर 1 से देखते हैं कि a है, तो यहाँ r की जगह a रखेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू इंटू 2/a माइनस 1/a, और इससे हमें प्राप्त हुआ म्यू बाय a। तो ये जो वेलोसिटी प्राप्त हुई ये हुई माइनर एक्सिस के एक सिरे पर। अब हमें p और q पर वेलोसिटीज़ निकालनी है। तो इफ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज एट p एंड q रिस्पेक्टिवली, देन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर ये यूज़ करना है, म्यू इंटू 2/r, r की जगह यहाँ हो जाएगा sp, उस बिंदु की s से दूरी, माइनस 1/a, और v2 स्क्वायर हो जाएगा म्यू इंटू 2/sq माइनस 1/a। नाउ बाय दीज टू रिजल्ट्स v1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू 4/sp इंटू sq प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2/a ऑफ 1/sp प्लस 1/sq। हमने v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, और दिस कैन बी राइट डाउन एज म्यू स्क्वायर इंटू 4/sp इंटू sq प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2/a। यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया है sp इंटू sq, और न्यूमरेटर में हो जाएगा sp प्लस sq। अब sp प्लस sq की वैल्यू है हमारे पास 2a के बराबर, तो वो हम 2a जब यहाँ रखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त हुई म्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। म्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को हम इस समीकरण से कैपिटल V रेज टू 4 लिख सकते हैं, और इसको फिर हम यूँ लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 v2, और दिस कैन बी राइट डाउन एज कैपिटल V इज इक्वल टू रूट ऑफ v1 v2। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो वेलोसिटी है माइनर एक्सिस पे, वो किसी भी डायमीटर के सिरों पर वेलोसिटीज़ का ज्योमेट्रिक मीन होता है। इस तरह हमने ये सवाल सिद्ध किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट एट द नियरर एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, देन प्रूव दैट its period is 2 pi by omega root of 1 plus e upon 1 minus e whole cube। यदि किसी ग्रह का दीर्घाक्ष के निकटतम सिरे पर कोणीय वेग ओमेगा हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका परिक्रमण काल है 2 pi by ओमेगा रूट ऑफ 1 plus e upon 1 minus e whole cube। अब हमारे पास फॉर्मूला है r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू h। ऑल्सो एट द नियरर एंड ऑफ द मेजर एक्सिस r इज इक्वल टू a माइनस ए, मतलब r इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस ई। r का ये मान जब हम यहाँ रखेंगे r स्क्वायर थीटा डॉट में, तो हमारे पास है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई होल स्क्वायर, ये तो हो गया r का मान, और थीटा डॉट जो कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ पर ओमेगा दी हुई है, तो थीटा डॉट की जगह ओमेगा, तो हमारे पास रिजल्ट आया a स्क्वायर 1 माइनस ई होल स्क्वायर w ओमेगा इज इक्वल टू h। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। एक फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एल, जहाँ l जो होती है वो सेमी लेटस रेक्टम यानी अर्धनाभिलंब होती है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए अर्धनाभिलंब होती है b स्क्वायर बाय a, और b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो जब ये सारे फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू आएगी म्यू इंटू a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जब हम h स्क्वायर की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास है a रेज टू 4 इंटू 1 माइनस ई होल रेज टू 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी a क्यूब 1 माइनस ई होल क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए। तो जब म्यू की वैल्यू आ गई तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू a रेज टू 3/2। यहाँ हम म्यू की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास है 2 पाई a रेज टू 3/2 अपॉन ओमेगा रूट ऑफ 1 प्लस ई अपॉन a क्यूब इंटू 1 माइनस ई होल क्यूब, एंड दिस गिव्स t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा root of 1 plus e upon 1 minus e whole cube, hence proved. Now we take one question, that is, if a planet was suddenly stopped
in the orbit, suppose circular, show that it would fall into the sun in a time which is root 2 by 8 times the period of the planet's revolution. यदि किसी ग्रह को अपनी कक्षा वृत्तीय मानी जाने वाली में एकाएक रोक दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह ग्रह के परिक्रमण काल के रूट 2 बाई 8 गुना समय में सूर्य के अंदर गिर जाएगा. Let A be the radius of the circular path and the particle means planet be suddenly stopped at the point P. अब चूंकि यहाँ पार्टिकल सडनली स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की या प्लैनेट की वह 0 हो जाती है और जो प्लैनेट है वो विल बिगिन टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स एस अंडर द एक्सेलरेशन म्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन है सेंट्रल ऑर्बिट यहाँ पर जो ले रखी है उसमें उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट से ही मतलब है क्योंकि प्लैनेट है और इसलिए प्लैनेट के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो म्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो प्लैनेट है वो स्ट्रेट लाइन में एस की तरफ मूव करेगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में. तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर. चूँकि r डिक्रीजिंग है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाय r प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a. अब a पर p बिंदु पर r का मान स्मॉल a है क्योंकि हमने रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ लिया है a. तो p बिंदु पर r इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू 0. तो इससे हमें a की वैल्यू प्राप्त होगी -2 म्यू बाय a. तो v स्क्वायर हुआ 2 म्यू इंटू 1 बाय आर माइनस 1 बाय a और 2 म्यू इंटू a माइनस आर अपॉन ए आर. दिस कैन बी राइट डाउन एज v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 म्यू बाई a रूट ऑफ a माइनस आर अपॉन आर. यहाँ फिर हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग साइड में आ रहे हैं. अब separating the variables we have a to 0 root of r upon a minus r dr is equal to minus root of 2 म्यू by a 0 to t dt. पार्टिकल p से s पर आ रहा है, p है s से दूरी a और s पर आ जाएगा तब पार्टिकल की दूरी 0 हो जाएगी. तो लिमिट हो गई a से 0. नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट रूट ऑफ 2 म्यू by a इंटू t इज इक्वल टू a to 0 माइनस ऑफ a to 0 रूट ऑफ r अपॉन a माइनस आर डी आर. अब इस राइट साइड को इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्सटीट्यूट करते हैं. r इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा सो डी आर इज इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. और ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा माइनस पाई बाई 2 to 0 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. इसको हम यूँ लिख सकते हैं जी a 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा. और जब इसको हम इंटीग्रेट करके लिमिट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a पाई बाई 2 अर्थात t इज इक्वल टू पाई a रेस टू 3 बाई 2 अपॉन 2 रूट 2 म्यू. मान लेते हैं ये है समीकरण नंबर 1. इफ़ t बी द पीरियडिक टाइम ऑफ प्लैनेट्स रिवोल्यूशन देन t इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू इंटू a रेस टू 3 बाई 2. इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं. नाउ डिवाइडिंग 1 बाई 2 वी गेट small t upon capital T is equal to 1 by 4 root 2 or this can be write down as root 2 by 8 or small t is equal to root 2 by 8 of t. और यही हमें सिद्ध करना था. तो इसके साथ ही हमारा ये सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर समाप्त होता है. साथ ही डायनेमिक्स भी समाप्त होती है. अगले लेक्चर में हम स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान प्रारंभ करेंगे. थैंक यू.